नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं बिहार के सेशन को। और आज से हम लोग चाहे ऐप हो या यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, वहाँ पे हम लोग आज से पढ़ेंगे बिहार स्पेशल का क्लास। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करें, ठीक है, तो बिहार में हम लोग जान लें कि बिहार में पढ़ना क्या क्या है। तो बिहार का पूरा सिलेबस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पढ़ना होता है बिहार का इतिहास। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, तो बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। इसके ठीक बाद पढ़ना है हम लोग को बिहार का भूगोल के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार का राज व्यवस्था के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार का अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार का कला एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है, बिहार के कला एवं संस्कृति के बारे में। इसके बाद बिहार के पर्यटन के बारे में, बिहार का पर्यटन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं बिहार में जहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आप लोग से अनुरोध है, कृपया क्लास में जितना भी हम लिख रहे हैं आप साथ साथ लिखिएगा तो नोट्स भी बनता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना, इसलिए आप सबसे इसको बार बार मिटाने पड़ेगा, इसलिए आप सब एक साथ लिखते चले जाए। ठीक है, तो एक तो कि सबसे पहला है कि बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ना है, बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ना है, बिहार के राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, बिहार के कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है, बिहार में पर्यटन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भी देखोगे तो बिहार में देखिएगा कि बिहार के विभूतियों के बारे में पढ़ना है। बिहार में विभूतियाँ या जितने भी विभूति लोग रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक और टॉपिक है जो बिहार सरकार के द्वारा जितना भी योजना बनाया गया है या बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है उन सभी योजनाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक और टॉपिक है बिहार सरकार की योजनाएं। ठीक है, बिहार सरकार की योजना या योजनाएं। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा जितना भी योजनाएं चलाई गई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सब योजनाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार का करेंट अफेयर के बारे में, है ना, बिहार समसामयिकी घटना या फिर बिहार करेंट अफेयर के बारे में। ठीक है, बिहार करेंट के बारे में इतना पढ़ने के बाद हमारा पूरा बिहार का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार चूँकि आज के दृष्टिकोण में आप चाहे बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में बिहार के इन्हीं टॉपिक से सवाल आते हैं, चाहे बिहार का इतिहास हो, बिहार का भूगोल हो, बिहार का राज व्यवस्था हो, बिहार का इकोनॉमिक्स हो, या फिर बिहार का पर्यटन हो, बिहार में कला एवं संस्कृति हो, बिहार के विभूति लोग हों उनके बारे में भी, या बिहार से संबंधित जितना भी करेंट अफेयर की घटनाएं हैं, है ना, जितना भी समसामयिकी की घटनाएं हैं उन सब से भी सवाल आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बिहार की विभूतियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना बात। क्योंकि आज के दौर में देख लो कि जब तक आप पूरा सिलेबस कवर नहीं करोगे तो आज के दौर में एग्ज़ाम को कंप्लीट करना, एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। और इतना भीड़ है, इतना जनसंख्या है, एक छोटा सा फॉर्म आता है उसमें उम्मीदवारों की संख्या लाखों के बराबर है। उन लाखों से अगर आपको बाहर निकलना है, एग्ज़ाम में तैयारी इस तरह होना चाहिए ताकि पूरा सिलेबस को कवर किया जा सके। ठीक है, लिख लिए आप लोग, चलिए इसे जल्दी से एक बार लिख लीजिए। हो गया। उसके बाद हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बिहार के बारे में जानना। ठीक है, कि सबसे पहली बार बिहार शब्द कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बार देखिएगा तो बिहार शब्द में सबसे पहला एक याद रखिए कि ऋग्वेद का काल, है ना, जब ऋग्वेद आया, ऋग्वेद का समय चल रहा था तो
ऋग्वेद में बिहार में रहने वाले लोगों को, ठीक है, बिहार में रहने वाले लोगों को किक्कट कहा जाता था, किक्कट कहा जाता था। ठीक है, इस किक्कट का अर्थ क्या होता था? तो किक्कट का अर्थ था निम्न कुल के व्यक्ति या निम्न कुल के लोग। तो निम्न कुल के जो लोग थे उन्हें उस समय किक्कट कहा जाता था। और यह कहाँ पाए जाते थे? तो यह बिहार में पाए जाते थे, बिहार में रहते थे। तो ऋग्वेद में बिहार में रहने वाले लोगों को किक्कट कहा जाता था। और इस किक्कट का अर्थ क्या था? तो निम्न कुल के लोग। कई बार एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि बिहार को सर्वप्रथम ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था? और ऑप्शन में रहेगा किक्कट, है ना। उस किक्कट का अर्थ क्या होता है? तो किक्कट का अर्थ है निम्न कुल के लोग। ठीक है, इतना बात। उसके बाद ऋग्वेद के बाद देखिएगा कि इसके बाद यजुर्वेद आया। यजुर्वेद आया और यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद में एक पुस्तक है यजुर्वेद का ही, है ना, जिसका नाम था सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण पुस्तक है। और इस पुस्तक में सबसे पहली बार, है ना, इस पुस्तक में सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार बिहार शब्द मिलता है। बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है, शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बात आएगा कि सबसे पहले अगर बिहार शब्द जो है, यह बिहार शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम किताब है, किताब कौन सा? तो सतपथ ब्राह्मण का किताब, यजुर्वेद का ही एक खंड है, ब्राह्मण पुस्तक है जिसका नाम था सतपथ ब्राह्मण। और उस सतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहली बार बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखोगे कि जब इसके बाद 11वीं शताब्दी, देखिएगा कि 11वीं शताब्दी के समय और करीब जब 12वीं शताब्दी का अंत होगा, तो 12वीं शताब्दी के अंत के समय बिहार में सबसे ज़्यादा मठ दिखाई देंगे। किसका? तो बौद्धों का। तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार रखा गया। ये जो बिहार शब्द दिख रहे हैं वो था नहीं, है ना। तो समझो कि 12वीं सदी के अंत में, 12वीं शताब्दी या 12वीं सदी के अंत में बौद्ध मठों की अधिकता, बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। ठीक है, बिहार पड़ा। ठीक है, ये जो बिहार देख रहे हैं इसमें व लिखा हुआ है। ठीक है, अब लेकिन इसी बिहार को वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बिहार के नाम से जानते हैं। पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले हम लोग बिहार के नाम से जानते थे, बाद में किस नाम से जानने लगे? तो बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि जब 12वीं शताब्दी का अंत हुआ तो इस समय भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए और इस समय गुलाम वंश का आगमन हुआ। ठीक है, और गुलाम वंश जब आया तो उसके समय तुर्कों का भी आक्रमण, चूँकि गुलाम वंश जितने भी देखेंगे सब कौन है? तो सब तुर्की लोग हैं, है ना। और इस समय तुर्कों का आक्रमण है। और इस समय जब तुर्कों का आक्रमण हो रहा है तो 12वीं शताब्दी के अंत में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और यह बख्तियार खिलजी कौन है? तो बख्तियार खिलजी तुर्क है। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन है? तो बख्तियार खिलजी तुर्क है। और बख्तियार खिलजी के द्वारा ही पहली बार लिख लेना है कि यह पहला तुर्क व्यक्ति था, यह पहला तुर्क शासक था, जिसने बिहार पर आक्रमण किया, ठीक है, जब यह आक्रमण किया तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी भी मिलती है और इसकी जानकारी
दो पुस्तकों में मिलता है। एक है बौद्ध धर्म का पुस्तक, ठीक है, एक है बौद्ध धर्म का पुस्तक जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर, सॉरी एक सेकंड, बख्तियार खिलजी है ना, इसका जानकारी केवल व केवल एक ही पुस्तक में मिलता है, ठीक है, कि बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले किस पर, बिहार पर हमला किया, ठीक है। कैसा था, तुर्की था, ठीक है। और किताब का नाम था मिनहाजुल सिराज के द्वारा लिखा गया तबकात नासरी, तबकात ए नासरी, ठीक है। और इस तबकात नासरी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक थे मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज के ही पुस्तक जिसका नाम था तबकात ए नासरी। और इस पुस्तक में यह जानकारी प्राप्त होता है कि किस तरह से बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया, और बिहार पर हमला करने के बाद इसी समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, इसी समय बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय पर हमला करके तीनों विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आग लगाई और लगभग 6 महीना से अधिक इस नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकें जलती रही, ठीक है। तो पहला शासक है बख्तियार खिलजी जिसने बिहार पर हमला किया, बिहार पर आक्रमण किया। और यह कैसा शासक है, तो तुर्की शासक है। और इस हमला के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो एक किताब है, किताब का नाम है तबकात नासरी। और इस तबकात नासरी के लेखक कौन है, तो लेखक है मिनहाज उल सिराज, ठीक है। इतना तक बात। इसके अलावा ये सब कब की घटनाएं, हम लोग 12वीं शताब्दी के अंत तक की घटनाएं देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो इसके बाद 6ठी शताब्दी का भी आगमन देखिएगा कि 6ठी शताब्दी तक, 6ठी शताब्दी तक या 6ठी शताब्दी में देखिएगा कि 16 महाजनपद का उदय हुआ, 16 महाजनपद का उदय हुआ। और इस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद, इतना 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। कहाँ स्थित थे, तो बिहार में स्थित थे, ठीक है। 6ठी शताब्दी में देखिएगा कि 16 महाजनपद का उदय हुआ और इन 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। जिसमें हम बात करें तो एक पहला महाजनपद जिसका नाम था वज्जी, नाम क्या था, वज्जी महाजनपद, ठीक है, वज्जी महाजनपद। दूसरा नाम था अंग महाजनपद, अंग महाजनपद। और तीसरा है मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। और इसी मगध महाजनपद की उस समय राजधानी हुआ करता था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। नाम क्या था, इसका नाम था पाटलिपुत्र। और यह पाटलिपुत्र इस समय 6ठी शताब्दी में इतना विख्यात हुआ कि पटना या पाटलिपुत्र पूरे भारतवर्ष की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। यह इस समय क्या था, तो पूरे पाटलिपुत्र की अगर बात कीजिएगा तो यह पाटलिपुत्र इस समय पूरे भारतवर्ष का राजधानी हुआ करता था, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, इतना बात नहीं, ऋग्वेद के समय सबसे पहली बात है कि ऋग्वेद के समय जब ऋग्वेद पुस्तकें लिखी गई, आर्य लोग आए और ऋग्वेद की स्थापना किए, ऋग्वेद की पुस्तक लिखे। उस पुस्तक में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है कि नहीं, तो मिलता है, लेकिन शब्द बिहार नहीं है, क्योंकि इस समय लोग जो रह रहे हैं बिहार में उनको किक्कट कहा जाता है। और किक्कट का अर्थ क्या होता है, तो निम्न कुल के लोग, है ना। किक्कट का अर्थ क्या होता है, निम्न कुल के लोग। उसके बाद ऋग्वेद के बाद जब यजुर्वेद आया तो इस यजुर्वेद पुस्तक में देखिएगा कि यजुर्वेद पुस्तक का ही एक धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। और इस शतपथ ब्राह्मण में भी आपको बिहार का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहली बार अगर बात है कि बिहार शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सबसे पहली बार शतपथ ब्राह्मण में ही बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 12वीं सदी के अंत तक, है ना, 12वीं सदी के अंत तक बौद्ध इधर सबसे ज़्यादा रहने लगे और बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, है ना। किसके कारण, तो बौद्ध विहारों के कारण या बौद्ध मठों के कारण इस क्षेत्र का ही नाम बिहार पड़ा, ठीक है। उसके बाद जिस हम बिहार की बात कर रहे हैं उसका वर्तमान में नाम क्या है, तो बिहार है। इस बिहार का निर्माण कैसे हुआ वगैरह हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद जब 12वीं शताब्दी के अंत हो रहा था तो उस समय बिहार पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और उस तुर्कों में एक तुर्क शासक है ना, तुर्क शासक या फिर यूँ कहें कि गुलाम वंश के संस्थापक रहे
है ना। कौन थे संस्थापक गुलाम वंश के? चलिए, गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कौन है? तो तुर्क शासक है, सेनापति था उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का। और यह बख्तियार खिलजी के द्वारा ही, देख रहे हैं ना, कि बिहार पर पहली बार आक्रमण किया गया। और इसका जानकारी कहाँ मिलता है? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार में सबसे पहली बार आक्रमण किया, इसकी जानकारी हमें तबकाते नासरी पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक मिनहाज उल सिराज हैं। ठीक है, तो तबकाते नासरी के लेखक कौन? मिनहाज उल सिराज। उसके बाद देखो कि धीरे धीरे दिन बीतता गया और बिहार के करीब पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उदय हुआ। उन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे, और उस बिहार में स्थित 3 महाजनपद में पहला एक वज्जी महाजनपद, अंग महाजनपद और एक मगध महाजनपद। धीरे धीरे मगध महाजनपद इतना ज़्यादा विस्तृत हुआ कि सभी महाजनपद इसी मगध महाजनपद में मिल गए। मौर्य काल आते आते चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा पाटलिपुत्र भारतवर्ष का राजधानी बन गया। समझ गए इतना बात? तो एक तो किए बिहार के बारे में, आप लोग लिखनी है इतना, एक बार इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है, और आप लोग एक बार लिख। इधर तो लिख लिए होंगे ना? हाँ, जिनको बीच में पूछना है बिल्कुल एकदम बेहिचक पूछ सकते हो, है ना। जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसे आप पूछ सकते हो, और आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद समझो कि बिहार में पहला ऐसा शासक गुलाम वंश का ही हुआ जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने पहली बार बिहार को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। समझ गए? क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगा, क्योंकि मध्यकाल में हम लोग चले गए हैं, और मध्यकाल आते आते जब भारतवर्ष में दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में सुल्तानों का शासन आएगा, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, है ना, लोदी वंश, सैयद वंश, ये सब जितने भी वंश आएंगे, इन वंश के समय सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, और उस गुलाम वंश का शासक है जिसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, नाम क्या? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक है, इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने बिहार को दिल्ली में मिलाया, दिल्ली में शामिल किया। और जब दिल्ली में शामिल हो गया तो यहाँ से बिहार दिल्ली के अधीन हो गया, सुल्तानों के अधीन हो गया बिहार। और जब बिहार दिल्ली के अधीन हुआ तो इसी इल्तुतमिश ने बिहार में, यानी कि बिहार में पहला सूबेदार बनाया। और बिहार का पहला सूबेदार नाम क्या था? उसका नाम था मलिक जानी। इल्तुतमिश के समय बिहार का सूबेदार कौन है? मलिक जानी। नाम क्या है इसका? मलिक जानी। ठीक है, यूं ही दिन बीतता गया, और जब सल्तनत काल का अंत हो गया तब भारत में मुगलों का आगमन हुआ। भारत में किसका? मुगलों का आगमन हुआ। और मुगलों के समय एक शासक हुए, है ना, एक बादशाह है जिसका नाम है अकबर। और अकबर ने, ठीक है, अकबर ने 1580 ईस्वी में, कितना ईस्वी? 1580 ईस्वी में बिहार को, ठीक है, बिहार को प्रांत का दर्जा दिया। प्रांत कहने का मतलब कि उस समय जो राज्य हुआ करते थे उसे हम लोग प्रांत कहते थे, आज इसे हम लोग राज्य कहते हैं। ठीक है, प्रांत का दर्जा बिहार को सबसे पहली बार किसने दिया है? तब एक बादशाह का नाम क्या है? अकबर। और कब दिया है? तो 1580 ईस्वी में। 1580 में बिहार को प्रांत का दर्जा मिला। उसके बाद धीरे धीरे मुगल का अंत होता गया। धीरे धीरे जब मुगल अंत हो गया तो समझिए कि इस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन आया। और भारत में जब अंग्रेज़ आए तो सबसे पहला एक निर्णायक युद्ध है जिसको हम लोग 1757 ईस्वी में पलासी के लड़ाई के नाम से जानते हैं, है ना, पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। चूँकि आप लोग अभी
प्लासी का युद्ध वगैरह यानी कि भारत का इतिहास के बारे में नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट बिहार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इन सब युद्धों के बारे में ना पता हो। लेकिन जैसे ही हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे, भारतीयों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग पुनः प्लासी की लड़ाई के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और यह युद्ध अंग्रेज़ों ने जीता। ठीक है, उसके बाद 1757 के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। यह निर्णय फाइनल कर दिया, यह युद्ध एकदम फाइनल कर दिया कि आने वाले समय में मराठा भारत में शासक नहीं रहेंगे, यानी कि आने वाले समय में अंग्रेज़ ही भारत में सत्ता में आएंगे, अंग्रेज़ ही भारत में शासन में आएंगे। ठीक है, और जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ, ये इसके ठीक एक साल बाद 1765 ईस्वी में, कितना ईस्वी, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि किया गया और इलाहाबाद के संधि के तहत पहली बार अंग्रेज़ों को बिहार एवं बंगाल एवं उड़ीसा, ठीक है, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा 3 प्रांतों में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। कैसा अधिकार? 3 प्रांतों में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। दीवानी कहने का मतलब कि टैक्स वसूलने का अधिकार अब मुग़लों के हाथों से किसके हाथों में आ गया? अंग्रेज़ों के हाथों में। कहाँ कहाँ? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और जैसे ही बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिला कि इन लोग टैक्स वसूलना प्रारंभ किए, जिससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ। ठीक है, यूं ही दिन बीतता रहा और अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने, भारत में बिजनेस और व्यापार करने आई थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन और प्रशासन की व्यवस्था कायम करने लगी, भारत में शासन और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने लगी। ठीक है, तो समझिए कि उसके बाद जब 1905 का दौर आया, तो 1905 का दौर आते आते, है ना, 1905 का दौर आते आते बंगाल में बहुत सारे क्रांतिकारी जन्म लेने लगे और इसलिए इस समय बंगाल को क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाने लगा। ठीक है, अंग्रेज़ ने एक नया नियम लाया कि चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इस समय बंगाल वाला क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक था और हिंदू और मुस्लिम में एकता सबसे ज़्यादा था। अंग्रेज़ चाह रहा था कि चाहे जो भी हो, षड्यंत्र करना पड़े, हम किसी भी तरह से बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। ठीक है, और वह दौर दूर नहीं था। 1905 जैसे ही आया कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल का विभाजन हो गया। और बंगाल का विभाजन होने के बाद बहुत सारे विद्रोह होना प्रारंभ हो गया, बहुत सारे विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। अब चूँकि यह बात एक भारत तक ही सीमित नहीं रही, यह बात अब चूँकि इंग्लैंड तक गया, है ना, ब्रिटेन के सम्राट तक गया, इसलिए फिर धीरे देखिएगा कि 1911 ईस्वी में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया जाएगा, या दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। और उस 1911 के दिल्ली दरबार में बिहार बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। एक तो कि ये घटना होगी, और 1911 ईस्वी में ही कलकत्ता, चूँकि उस समय पूरे भारतवर्ष की राजधानी है 1911 से पहले तक, इसलिए कलकत्ता से राजधानी को हटाकर दिल्ली में राजधानी को स्थापित किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो 1911 से पहले तक देखिएगा, 1911 से पहले तक कलकत्ता ही राजधानी रहा पूरे भारतवर्ष का। लेकिन उसके ठीक बाद 1911 ईस्वी में जब देखिए बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, तो 1911 ईस्वी के बाद पूरे बंगाल या पूरे भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसके बाद वह दिन है 12 दिसंबर, कितना तारीख? 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में शाही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, शाही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन इसलिए किया गया ताकि दिखाया जा सके कि पूरा भारत में अंग्रेज़ों का शासन है, पूरा भारत में सत्ता ब्रिटिश सम्राट के अधीन कायम रहता है, और ब्रिटेन में जिस तरह से सम्राट हैं ब्रिटेन के लोगों के लिए, ठीक वही सम्राट भारत के लोगों के लिए भी है। इसलिए इससे पहले भी 2 बार दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, लेकिन उन दोनों बार
ब्रिटेन से राजा उपस्थित नहीं हुए थे। यह तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन है 1911 ईस्वी में, जब दिल्ली से ब्रिटेन के सम्राट दिल्ली में आए हैं। उस समय सम्राट का नाम क्या था? सम्राट का नाम था जॉर्ज पंचम। नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। और जब जॉर्ज पंचम दिल्ली में उपस्थित हुए तो एक भव्य आयोजन किया गया इनके सम्मान में। और जब यह उपस्थित हुए तो इनके द्वारा 3 बड़ी घोषणाएं की गई। ठीक है, 3 बड़ी घोषणाएं की गई। पहला घोषणा था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। दूसरा घोषणा था बिहार को बंगाल से अलग, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। मतलब कि बंगाल से अलग बिहार एक अलग राज्य की स्थापना की जाए। और तीसरा था कि इस समय चूँकि राजधानी क्या होता था? तो कलकत्ता होता था। तो कलकत्ता से राजधानी को हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। दिल्ली को क्या बनाया जाए? तो दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया जाए या दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। ठीक है, ये तीन बातें देख रहे हैं आप। ठीक है, 3 बातें। ठीक है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। एक तो कि फिर से देखिए, 12 दिसंबर 1911 का वह दिन जब दिल्ली में शाही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय पहला ऐसा मौका था जब ब्रिटेन के सम्राट भारत आए। और यह कहाँ आए? तो दिल्ली में आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ ही एक बड़े विशाल सभा का आयोजन किया गया। और जब ब्रिटेन के सम्राट उपस्थित हुए तो उनका नाम था जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम के द्वारा ही 3 बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें पहला घोषणा था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए और कलकत्ता से राजधानी हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। इस समय अगर आप बिहार को देखिएगा तो चूँकि हमको यहाँ भारत देखना होगा और भारत इस तरह से, ठीक है, भारत इस तरह से हम लोग देख लें कि भारत इधर था और इधर जो हम बंगाल की बार बार बात कर रहे हैं यह हुआ करता था बंगाल। ठीक है, और जो बंगाल था इस बंगाल में बहुत सारे क्षेत्र शामिल थे आज के, जैसे एक बिहार कहाँ शामिल था? तो बिहार पहले अलग प्रांत नहीं था। बिहार को हम पहले किस नाम से जानते थे? बंगाल, क्योंकि बंगाल में ही बिहार था। दूसरा देखिएगा तो उड़ीसा भी किस में शामिल था? तो आज का जो राज्य उड़ीसा देख रहे हैं वो पहले बंगाल में ही शामिल था। इसके अलावा झारखंड, है ना, इसके अलावा बांग्लादेश। ठीक है, आज एक अलग देश है बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश किस में शामिल था? तो पहले बांग्लादेश बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा एक और क्षेत्र आज का दक्षिणी असम, है ना, जो दक्षिण में स्थित असम है, तो दक्षिणी असम भी किसका हिस्सा हुआ करता था? तो दक्षिणी असम भी पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। इतना बड़ा क्षेत्र था बंगाल, जिसमें आज के दौर में कई राज्य अलग अलग हो गए हैं। एक बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, है ना, दक्षिणी असम, ये सब पहले किसका हिस्सा? ये सब पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और 1911 ईस्वी में दिन कितना तारीख? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, है ना, दिल्ली दरबार जब आयोजित किया गया तो इस दिन बिहार को बंगाल से अलग प्रांत के दर्जा देने की घोषणा की गई कि आने वाले समय में हम लोग जल्द ही बंगाल से बिहार को अलग कर देंगे और बिहार एक प्रांत के रूप में, बिहार एक राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। इतना समझ में आया? अभी तक बिहार राज्य गठित नहीं हुआ, है ना, देख रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ देखो, ये जो आज का जो बंगाल देखते हैं ना, पश्चिम बंगाल, है ना, आज का जो पश्चिम बंगाल वो ऐसे था नहीं, है ना, उसका क्षेत्र आज बहुत सिमट गया है। पहले जो बंगाल था उसमें पश्चिम और पूरब नहीं थे, है ना, इसी बंगाल में सब मिला हुआ था। जैसे बिहार पहले बंगाल में ही शामिल था, जैसे उड़ीसा बंगाल में ही शामिल था, झारखंड बंगाल में ही शामिल था, बांग्लादेश भी पहले बंगाल हुआ करता था, दक्षिणी असम भी बंगाल हुआ करता था। इन सब को मिला दिया जाए तब क्या हुआ करता था? तो बंगाल होता था, बंगाल कहलाता था। जैसे
देख लो, जैसे झारखंड की बात करूँ तो अगर झारखंड 2000 ईस्वी से पहले देखिएगा तो झारखंड अलग राज्य था? नहीं ना था। 2000 में झारखंड क्या हो गया? तो बिहार से अलग हो गया? नहीं। लेकिन इससे पहले तो बिहार ही था? नहीं। 2000 ईस्वी से पहले क्या था? तो बिहार ही था, झारखंड था नहीं। ठीक वैसे ही बंगाल था, और इन बंगाल में ही ये सब राज्य आते थे, समझ गए? तो इतने बड़े क्षेत्र मिलकर एक राज्य था, एक प्रांत था, जिसको उस समय हम लोग बंगाल के नाम से जानते थे। समझ में आया? चलिए आगे इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, तो ये इतना बात कई बार एग्जाम में आएगा कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत का या प्रांत की घोषणाएं कब की गई? तो वह है डेट 12 दिसंबर 1911। ठीक है, कितना तारीख? 12 दिसंबर 1911। इस दिन केवल बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई है, न कि बिहार के गठन की बात किया गया है। ठीक है ना बात? चलिए इसके बाद हम लोग मिटा देते हैं। एकदम आज से क्लास स्टार्ट है, एकदम हम लोग जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं इस बिहार के बारे में। आप चाहे बीपीएससी के एग्ज़ाम दीजिए, या फिर बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम दीजिए, या फिर बीपीएससी के बीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम दीजिए, इंटर लेवल का भी बीएसएससी सीजीएल बीएसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, या फिर बिहार दारोगा का एग्ज़ाम दीजिए। इन सभी जितने भी बिहार से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में यही सब टॉपिक आते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज से पढ़ना प्रारंभ किए। ठीक है, चलो तो 1900 फिर से हम वो लिख दे रहे हैं कि 12 दिसंबर 1911 इस दिन क्या हुआ? इस दिन केवल घोषणा किया गया। ठीक है, इस दिन क्या हुआ? घोषणा हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, बंगाल से अलग बिहार की स्थापना की जाएगी, लेकिन इस दिन स्थापित नहीं हुआ। इसके ठीक बाद देखो कि 22 मार्च, कितना तारीख? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। बिहार को अलग कर दिया गया। इसीलिए प्रत्येक 22 मार्च को, कितना तारीख को? इसलिए प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? बिहार दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही सवाल आते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो कितना तारीख को? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि इस दिन बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। और इसके बाद 1 अप्रैल, कितना तारीख? 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य के रूप में, बिहार प्रांत के रूप में, प्रांत या राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। ठीक है, इतना बात इसी तारीख है ना, यानी कि 1 अप्रैल से बिहार एक अलग प्रांत के रूप में लागू हो गया। ठीक है, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक राज्य के रूप में पूर्ण रूप से शामिल हो गया। ठीक है, ये सब शामिल था इस समय देख रहे हो ना कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया, इस समय इस बिहार में, है ना, इस बिहार में उड़ीसा भी शामिल है। कौन शामिल है? उड़ीसा राज्य बिहार में ही शामिल था। इसके अलावा आज का झारखंड भी बिहार में ही शामिल था। समझ रहे हैं? तो बिहार में ही उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक प्रांत के रूप में गठित हो गया और प्रांत का दर्जा दे दिया गया, प्रांत के रूप में अस्तित्व में आ गया। ठीक है, कितना तारीख? 1 अप्रैल 1912। ठीक इसके बाद देखिएगा कि 1 अप्रैल 1936 को, कितना तारीख? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से, किससे? बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। उड़ीसा अलग हो गया, अलग हो गया। और जब अलग हुआ तो इसके बाद दो प्रांत बने, है ना। यहाँ से क्या देखिएगा कि यहाँ से बिहार से अलग होकर अलग अलग 2 प्रांत का गठन किया गया, या 2 प्रांत हो गए, 2 प्रांत बने। पहला कौन? एक तो कि बिहार बना, बिहार भी प्रांत, और इस बिहार से अलग हो गया तो उड़ीसा भी प्रांत बन गया। ठीक है, इतना बात।
चलिए इसके ठीक बाद देखिएगा कि इसके बाद ठीक देखो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, चूँकि पहले से राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्यों नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि इस समय 1936 तक भारत ही गुलाम था। किसके अधीन था? तो अंग्रेजों के अधीन। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ है ना, देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए गए। और संविधान लागू के बाद देखो कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 14 गो राज्य बनाया गया और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और जब भी कोई नया राज्य का निर्माण करना होता था तो इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किए जाते थे। ठीक है, तो इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 2000, कब लाया गया? 2000 ईस्वी में। ठीक है, और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति नाम था के.आर. नारायणन के हस्ताक्षर से या के द्वारा, समझ गए, के द्वारा 15 नवंबर, कितना तारीख? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। बिहार से झारखंड अलग हो गया, समझ गए। और यहाँ से फिर 2 गो नया प्रांत बना, यहाँ से फिर 2 प्रांत बने, एक बिहार और दूसरा झारखंड। पहला कौन? बिहार और दूसरा झारखंड। ठीक है, इससे पहले देख लो, यहाँ तक तो समझ में आया ना। फिर से यहाँ से देख लो, ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को घोषणा किया गया। घोषणा कहाँ हुआ? दिल्ली दरबार में, है ना। और इस समय दिल्ली दरबार में कौन उपस्थित हुए? तो ब्रिटेन के सम्राट, नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। और उनके द्वारा 3 बड़ी घोषणाएं की गई थी। पहला कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, और रद्द के बाद दूसरा कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत का दर्जा दिया जाएगा, और तीसरा कि कलकत्ता से राजधानी को हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो कि 12 मार्च 1911 को तो घोषणा किया गया। ठीक इसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। और जब अलग किया गया तो इस समय बिहार में ही शामिल है उड़ीसा, बिहार में ही शामिल है झारखंड। ठीक है, 2 राज्य यहाँ से अलग अलग हो गए। ठीक है, चलिए उसके ठीक बाद देखो कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और 2 अलग अलग प्रांत बने, एक बिहार और एक उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद देश आज़ाद हुआ, है ना, संविधान लागू हुए। और उसके बाद 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद देखो कि इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी के तहत, है ना, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा यह घोषणा किया गया कि बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाए, बिहार से झारखंड को अलग किया जाएगा। और वह दिन था 15 नवंबर 2000 ईस्वी। कितना तारीख? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया, समझ गए। और जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार से करीब 96%, 95% जितना भी खनिज संसाधन थे सब कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। बिहार के पास कुछ बचा ही नहीं, देख रहे हैं ना, चाहे वह कोयला संसाधन हो, अभ्रक का संसाधन हो, और भी जितना भी खनिज संपदा का क्षेत्र था वो सब झारखंड में था, तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं। इसी समय एगो पहले बहुत पुराना गाना आया था जब झारखंड अलग हुआ था, तो है ना, गाना कौन सा था? तुम लोग सुना होगा नहीं? कि तुम लोग उस समय बुतरू होगा तो तुम लोग नहीं सुना होगा। ठीक है, उस समय गाना था, आया था कि मिश्री मलाई खैला खैला कैला तन बुलंद, अलगा भैल झारखंड अब खैहा शकरकंद, ऐसे करके एक खूब गाना वायरल हुआ था। उसका मतलब ये था कि अगर झारखंड जब अलग हो गया तो जितना भी आप खनिज से जुड़े हुए लोग थे, संसाधन पर निर्भर लोग थे, अब तो सब चला गया कहाँ? झारखंड में। तो अब क्या खाइएगा?
अब क्या कमाइएगा, समझ गए। इसको लेकर गाना बनाया गया था, कुछ समय खूब वायरल हुआ था गाना। और आज के दौर में भी जब झारखंड अलग है बिहार से, तो आज भी देखिएगा कि बिहार में खनिज संपदा की बहुत कमी है। ठीक है, चलिए सब खनिजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में, बिहार के भूगोल में। चलिए इतना लिख लिए, चलिए इतना एक बार आप लोग हाँ एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो इतना समझ में आया ना, किसी को यहाँ तक समझ में दिक्कत नहीं ना। चलो इसके बाद हम लोग इसी बिहार के बारे में पढ़ेंगे जो झारखंड से भी अलग होकर वर्तमान में, ठीक है, जो झारखंड से भी अलग होकर वर्तमान में है, इसी बिहार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसी बिहार के इतिहास, इसी बिहार के भूगोल, इसी बिहार के इकोनॉमिक्स, इसी बिहार के राज्य व्यवस्था, कला एवं संस्कृति, बिहार की विभूति, या फिर साथ ही देखोगे तो बिहार के करेंट अफेयर, या बिहार में जो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष नई नई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं के बारे में, चाहे 7 निश्चय योजना 1, 7 निश्चय योजना 2, 7 निश्चय योजना 3। इसके अलावा बिहार में कन्या उत्थान के लिए, कन्याओं के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इतना चलिए मिटा देना इसे। तो हम लोग अब देखने का काम करते हैं कि पूरे विश्व के मानचित्र पर, है ना, या विश्व के ग्लोब पर बिहार की स्थिति क्या है। ठीक है, विश्व के ग्लोब पर बिहार की स्थिति क्या है, यानी कि विश्व के ग्लोब में बिहार कहाँ स्थित है। ठीक है, मैप समझो, मान के चलो इधर कि हम ये बनाया है ग्लोब। ठीक है, क्या है जी, ग्लोब, विश्व का ग्लोब है। ठीक है, विश्व के ग्लोब में देखोगे कि बीच से गुजरता है एक रेखा जिसका नाम है विषुवत रेखा। नाम क्या है, विषुवत, या फिर इसी का नाम है भूमध्य। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, यह भूमध्य रेखा बिहार को 2 भागों में डिवाइड कर रही है इस तरह से। इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को हम लोग सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा के नाम से भी जानते हैं, और यह सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा है। ठीक ऐसे ही अगर देखोगे तो एक ऐसे भी रेखा गुजार दिया जाए तो बताओ इस तरह से बंटवारा हो रहा है? नहीं, बंटवारा किया जा सकता है ग्लोब को। जब इस ग्लोब को इस तरह से बांटिएगा तो दो प्रकार की आपको स्थितियाँ उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर इस तरह से ग्लोब को आधा आधा काट दिया जाए, आधा आधा काट दिया जाए, तो एक गोला का आधा इधर हो जाएगा, और एक ऐसे काटे तो एक गोला का आधा ऐसे हो जाएगा। जो कि मैप में हम लोग जानते हैं कि उत्तर का डायरेक्शन ऊपर वाला होता है, नहीं, इधर मैप में हमेशा इधर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, और इधर पूरब होता है, और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, इतना एकदम याद रख लीजिएगा। मैप जब भी देखें आप तो मैप में हमेशा इतना तय होना चाहिए कि इधर अगर एरो दिखाया जा रहा है, मतलब मैप में उसके उत्तर दिशा को दिखाया जा रहा है, इधर दिखाया जा रहा है तो मैप में उसके पूरब दिशा को दिखाया जा रहा है, नीचे मैप में दक्षिण दिशा और इधर पश्चिम दिशा। ठीक है बात, चलो इसको आप याद बार बार भूलते हो तो याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे लिख लेना है, उल्टा 4 लिखना है। ठीक है, और बीच में से मिटा दो तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मैप में इस तरह से। समझ गए ना इतना बात? चलो जब इधर से अगर हम देखोगे, अगर ऊपर की बात करें, ऊपर में जो आधा गोला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं। गोला के आधा तो गोलार्ध है ना, तो उत्तरी, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए? चलिए ठीक ऐसे ही अगर इस तरह से हम लोग अगर देशांतरीय रेखा के द्वारा अगर इस ग्लोब को 2 हिस्सा में बांटें तो ऐसे बांट सकते हैं हम लोग? नहीं, तो इधर का जो हिस्सा रहेगा इसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं ना, और इधर के हिस्सा जो है इसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जान सकते हैं। ठीक है कि नहीं बात? तो इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगर इसी हिस्सा में से केवल हम ये हिस्सा निकालें, केवल हम यह हिस्सा निकालें, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? जल्दी बताइए, इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा गोलार्ध? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। इधर में कौन सा? उत्तर, और इधर में पूरब। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं?
चलो इतना बात क्लियर हुआ, तो इतना भी लिखना है। चलो इसके बाद समझो कि अगर हम भारत की स्थिति देखिएगा, पूरे भारत की, है ना, तो पूरा भारत स्थित कहाँ है? तो पूरा भारत स्थित है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम यहाँ से भारत को निकालें, है ना, यहाँ से अगर हम भारत को निकालें तो भारत हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, भारत हमारा इस तरह से दिखाई देगा, या इस तरह से मैप में दिखाई देता है। ठीक है, चलो इसको मैप आप लोग को बनाते जाना है। जिसको मैप नहीं आता है, हम आप लोग को मैप बनाने के लिए भी सिखाएंगे कि कैसे मैप बनाना है, ठीक है, क्योंकि बिना मैप के अगर पढ़िएगा तो आप लोग जल्दी भूल जाइएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आप मेरे से पढ़ने आए हो तो आप जल्दी भूल जाओ, ठीक है। ये रहा भारत। जब देखो, जब इस ग्लोब में से अगर हम भारत को निकालेंगे तो भारत की कुछ स्थिति हमको ऐसे दिखाई देती है, भारत की स्थिति ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। मतलब ये हमारा रहा भारत। जब हम भारत को यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं, भारत इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पूरा भारत कहाँ स्थित है? पूरा भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। पूरा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसी भारत में इस क्षेत्र में देखिएगा तो हमारा इस क्षेत्र में बिहार स्थित है। इस क्षेत्र में क्या स्थित है? इस क्षेत्र में बिहार स्थित है। तब बताइए कि बिहार पूरे विश्व के ग्लोब में कहाँ स्थित है? कौन से डायरेक्शन में? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। नहीं, जब पूरा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो बिहार कहाँ स्थित रहेगा? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। समझ में आया ना? चलिए, तो इसको भी अगर एक लाइन में लिखो, इसके बाद इधर से लाइन में कि बिहार विश्व ग्लोब में उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समझ रहे हैं ना, क्योंकि पूरा भारत ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और जब पूरा भारत ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो बिहार कहाँ स्थित रहेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से इस बिहार को भी निकालते हैं, ठीक है, इस बिहार को भी यहाँ से हम लोग निकालते हैं, और इसी बिहार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आज की क्लास से हम लोग प्रारंभ करेंगे इस बिहार के बारे में पढ़ना, पूरा मैपिंग के साथ, ताकि आपको समझ में आए कि बिहार में क्या क्या है, बिहार का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है। समझ रहे हैं? ये सब था अब तक का इंट्रो कि बिहार के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि बिहार का स्थापना कैसे हुआ, बिहार कैसे स्थापित हुआ, सबसे पहले बिहार का नाम क्या था, प्राचीन काल में बिहार का नाम क्या था, वर्तमान में नाम क्या है, सबसे पहले बिहार पर किसने आक्रमण किया, बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन पुस्तक से मिलती है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, इन सब के बारे में अब तक हम लोग पढ़ें, ठीक है। चलिए, इतना बात क्लियर? चलो ओके, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लो, चलो, और आप लोग उतार लीजिए। मिटा दिया जाए? हाँ, मैप बनाने नहीं आता है, मैप जिसको बनाने नहीं आएगा 10 मिनट रुकना है क्लास के बाद, हम मैप भी सिखाएंगे, ठीक। आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़ें, क्योंकि यह क्लास जीएस का स्पेशल क्लास है, और आज से हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं बागेश्वरी इंस्टीट्यूट में, और इतना तो तय है कि आपको कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग उतना कंटेंट का एकदम पूरा भरपाई करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बन रहे हैं आज के दिनों में। स्टूडेंट को क्या चाहिए? 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहला, एक तो कि कम पैसा में क्लास मिल जाए लंबा समय के लिए। दूसरा, कि जितना भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे कंटेंट हमको ज़्यादा मिले, नहीं। और उसके बाद तीसरा, कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम में आए, नहीं। ऐसा ना कि हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, एग्ज़ाम में पूछ रहा है कुछ और, तो फिर वैसे पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है।
लेकिन हम यही कहेंगे कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं आप लोग उसको रिवीजन भी करना है, इसका नोट्स बनाना है, फेयर बनाना है, हाल बाकी हम पीपीटी वगैरह ये सब बना कर दे देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए। ओके ओके, मिटा दिया जाए ना। चलिए, तो जिस बिहार के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग सबसे पहले एक मैप के थ्रू समझते हैं। नहीं, इधर बीच में हम लोग बना लेते हैं इधर बिहार, ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है जी, बुझाया? आए नहीं बुझा रहा है? चलिए, मोटा मोटी तौर पर ऐसे मैप बनाइए जिसमें हम लोग को बिहार के बारे में पढ़ना है। और बिहार का अगर नक्शा देखिएगा तो वाकई में ऐसा ही दिखाई देता है ना। लांगड़ नहीं दिख रहा है, लांगड़ वगैरह नहीं दिखेगा, बिहार का वाकई में मैप वगैरह जब दिखेगा तो ऐसे ही दिखाई देगा। चलो, बिहार, जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं, इस बिहार का सबसे पहले जानो कि कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल देखोगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो पूरे भारत का अकेले 2.4% अपने पास क्षेत्रफल रखता है ना। जो पूरे भारत का 2.4% है। ठीक है, पूरे भारत का कितना है? 2.4%। कई बार देखोगे कि केवल बीपीएससी के एग्जाम में हम बता रहे हैं कि सिर्फ ये सवाल आया है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखोगे कि जो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बिहार है वो पूरे भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखता है? तो केवल व केवल 2.4%। कितना परसेंट? 2.4%। इसके अलावा जनसंख्या के मामले में या फिर देखो कि क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। 12वां बड़ा राज्य है, समझ गए? पूरा भारत में जितना राज्य दिखते हैं ना, सबसे बड़ा राज्य कौन? तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में। और उन सब में अगर बिहार की स्थिति देखिएगा तो 12वां स्थान पर बिहार आता है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में, ठीक है, जनसंख्या के मामले में बिहार पूरे भारत में तीसरा स्थान पर है। तीसरा स्थान पर है आता है, समझ गए? तीसरा स्थान है किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। कोरोना काल में देखो कि बिहार में और जनसंख्या बढ़ गया। ठीक है, कोरोना काल में सबको हो गया छुट्टी और सब लोग रह गया कहाँ? घरे। ठीक है, तो जनसंख्या और बढ़ा। ठीक है, तो बिहार पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। किस मामले में? जनसंख्या के मामले में। अगर पूरे भारतवर्ष में जितना जनसंख्या है ना, यहाँ तक लिख लिए। लिखना है कि जो, या ऐसे लिखो कि यहाँ पूरे भारत का 17% आबादी या जनसंख्या है ना निवास करती है। मतलब पूरे भारत में जितना जनसंख्या है उसका 17%, कितना प्रतिशत? 17% लोग कहाँ रहते हैं?
भारत में रहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, इतना बात क्लियर। अब देख लो कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितना है। नेक्स्ट लिखना है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण या उत्तरे दक्षिणे लंबाई कितना है, तो लंबाई है 345 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 345 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। और इसके अलावा बिहार में देखोगे कि बिहार का पूर्वी पश्चिमी लंबाई यानी कि पूरब से पश्चिम कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई है 483 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 483 किलोमीटर। अब इसी चीज़ को हम लोग देख लो, है ना, कि अब इतना जब मैप बना है तो इसमें ये जानो कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है। तो इधर एक जिला है जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। नाम क्या है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम, मेरे पास ही भटक रहा है अभी तक, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण जो है यह बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। किधर से आ गए ये? गेट खोलो, गेट खोलो। काट वाट देगा तो 2-4 दिन क्लास फिर बंद हो जाएगा, हैं? छोड़ दो। चलिए देखिए, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, ठीक है। तो बिहार में सबसे उत्तर में एक जिला होगा, नहीं कोई तो होगा। तो बिहार में टोटल जिला की संख्या कितना है? बिहार में कुल 38 को जिला है, ठीक है। बिहार में कितना जिला? इधर लिख दे रहे हैं। बिहार ऊपर से इधर देख लो कि बिहार में कुल 38 जिला है, ठीक है। जिसमें एक देखो सबसे उत्तरी जिला, बिहार में बात करें कि सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण। नाम क्या है जी? पश्चिम चंपारण। उसके बाद बिहार में सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो दक्षिणी जिला है गया। सबसे दक्षिण में कौन है? गया। तो सबसे दक्षिण इधर, और दक्षिण में इधर वाला जो देख रहे हैं इधर में कौन है? तो गया है, ठीक है। और इसीलिए समझो कि बिहार का सबसे उत्तर से लेकर सबसे दक्षिण, बिहार का सबसे उत्तर से लेकर सबसे दक्षिण जो लंबाई है वह कितना किलोमीटर का है जी? 345 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का? 345 किलोमीटर। देख रहे हैं कि नहीं कि बिहार का उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितना? 345 किलोमीटर। जो इधर पश्चिम चंपारण से अगर आप गया जाते हैं तो टोटल कितना दूरी तय करना होगा? 345 किलोमीटर का। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन? गया, ठीक है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, बिहार का सबसे उत्तरी जिला गया, सॉरी, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया। इतना बात क्लियर? चलो, उसके अलावा बिहार का सबसे उधर देखोगे तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, नहीं, और सबसे पूरब में इधर देखो मैप में सबसे पूरब में कौन दिखाई दे रहा है? इधर वाला एरिया। और यहाँ पे भी एक जिला जिसका नाम क्या है? किशनगंज। नाम क्या है जी? किशनगंज, ठीक है। इधर में देख लीजिए तीसरा नंबर में बिहार का सबसे पूर्वी जिला नाम क्या है? इसका नाम है किशनगंज। नाम क्या? किशनगंज। और उसके बाद बिहार का सबसे पश्चिमी जिला नाम है इधर, यहाँ टच करता है सबसे पश्चिम में, और सबसे पश्चिम में इस जिला का नाम है रोहतास। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोहतास। समझ गए? मैप भी आप लोग एकदम ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जिला और पश्चिमी जिला का नाम क्या है जी? नाम है रोहतास।
समझ गए। पश्चिमी जिला रोहतास। अब देखो कि पश्चिम से पूरब बिहार की कुल लंबाई कितना किलोमीटर की है? तो पश्चिम से पूरब बिहार की कुल लंबाई 483 किलोमीटर की है। कितना किलोमीटर? तो 483 किलोमीटर का है। समझ गए। तो बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर भी देखिएगा तो भी 345 किलोमीटर। और अगर बात करें कि पूरब से पश्चिम लंबाई कुल कितना है, तो पूरब से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर का है। ठीक है। तो यहाँ से दो बातें है ना कि लंबाई, एक तो कि उत्तर दक्षिण लंबाई और एक पूरब पश्चिम लंबाई। ठीक है। उत्तर दक्षिण लंबाई 345, पूरब पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। अभी वर्तमान में इसका नाम गया नहीं बल्कि गया जी हो गया है। ठीक है। अब जरा सोचो, सब का अगर नाम ऐसे जी लगा के बोला जाए तब जी, भागलपुर जी, पश्चिमी चंपारण जी, रोहतास जी, औरंगाबाद जी। ठीक है। लेकिन गया को हम लोग अपने धरोहर और संस्कृति के कारण इसका नाम गया जी बोलते हैं ना। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो गया जी। ठीक है। पूर्वी चंपारण जी नहीं, पूर्वी चंपारण नहीं, केवल गया में। चलो, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि मौसा जी, मामा जी, वो सब नहीं है। ठीक है। मुँह तोप के दुल्हा सन क्या हंस रहा है, वैसे नहीं है। चलो देखो, इतना बात क्लियर होगा कि नहीं? यहाँ तक कि नहीं, वो कोई समझने में दिक्कत वगैरह कोई परेशानी वगैरह नहीं ना। चलो उसके बाद देखो, गया जी में देखोगे ना कि सबसे अधिक गर्मी गिरता है। बिहार में सबसे अधिक गर्मी कहाँ गिरता है जी? गया में। सबसे ज़्यादा गर्मी बिहार में कहाँ? गया में गिरता है। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। जैसे ब्रह्मयोनि की पहाड़ी, तपोवन की पहाड़ी है ना। इसके अलावा देखो कि प्रेतशिला की पहाड़ी, भूतशिला की पहाड़ी, ये सब जो पहाड़ियाँ हैं इन सब पर कोई पर्वत नहीं है। समझ गए? कोई पर्वत नहीं है। और पर्वत न रहने के कारण, सब पर्वत तो है, कोई पेड़ पौधा नहीं है इन पर्वतों पर और केवल चट्टान है। ठीक है। पेड़ पौधा न रहने के कारण, धूप के कारण लोग इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है चट्टान। और साथ ही साथ गया से गुजरती है बीचे बीचे फल्गु नदी। कौन सा नदी? फल्गु नदी। और फल्गु नदी केवल व केवल बरसाती नदी है। बरसात आते हैं तब इस नदी में पानी आती है और बरसात नहीं रहते हैं तो पानी नहीं रहता है। और जब पानी नहीं रहता है तो इसके रेत इतने गर्म हो जाते हैं कि आसपास के क्षेत्र को पूरा गर्म कर देता है। तो पहाड़ और नदी का रेत गया में सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। ठीक है। इसलिए पूरा बिहार भर में सबसे गर्म जिला कौन है? गया है ना। सबसे गर्म जिला कौन है? गया। ठीक है। चलिए, इतना बात क्लियर? यहाँ तक इनको कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? मिट कर दिया जाए। चलो इसके बाद इधर रोहतास वगैरह ये सब हम लोग सब पढ़ेंगे कि कौन जिला किधर है। ठीक है। प्रमंडल के बारे में है ना। इसके अलावा बिहार के 38 जिला के बारे में। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना? वो बहुत सुंदर, समझ में आना चाहिए। ठीक है। चलिए, इस बिहार के बारे में अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बिहार है, यह बिहार भारत के अन्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है और बिहार क्या अपने पड़ोसी देश से भी घिरा हुआ है ना। यानी कि बिहार का जो सीमा है वो कैसे कैसे लगता है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो बिहार के उत्तर में देखोगे तो बिहार के उत्तर में क्या स्थित है? पड़ोसी देश जिसका नाम है नेपाल। ठीक है। बिहार के दक्षिण में जाओगे तो भारत का एक पड़ोसी राज्य जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? नाम है झारखंड। झारखंड राज्य बिहार के दक्षिण में है। बिहार के पूरब में कौन राज्य है? तो बिहार के पूरब में है वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल इधर। और बिहार के पश्चिम में देखिएगा, बिहार के पश्चिम में तो इधर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। इधर कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है। ठीक है। तो बिहार भारत के 3 राज्य
एवं एक पड़ोसी देश से अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, बिहार अपने 3 पड़ोसी राज्य एवं एक पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है। उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, पूरब में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इसके बाद हमको ये समझना है कि बिहार के कुल कितने ऐसे ज़िला हैं। ठीक है, बिहार के कुल कितने ऐसा ज़िला है जो नेपाल से सीमा साझा करता है, बिहार के कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं, और बिहार के कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, यूपी से सीमा साझा करते हैं। तो ये देखते हैं, ऊपर में देखिएगा तो इधर है एक ज़िला जिसका नाम क्या है जी, इसका नाम है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इसके ठीक नीचे आओगे तो एक और ज़िला आपको दिखाई देगा जिसका नाम है पूर्वी चंपारण। ठीक है, इससे नीचे जाइएगा एक है सीतामढ़ी, जिला का नाम क्या है, सीतामढ़ी। इससे ठीक इधर आइएगा एक ज़िला जिसका नाम है मधुबनी, नाम क्या, मधुबनी। इसके बगल में देखोगे तो एक ज़िला है जिसका नाम है सुपौल, नाम क्या है, सुपौल। इसके बगल में देखोगे तो एक नाम है जिसका ज़िला का नाम अररिया, नाम क्या है, अररिया। और इसके ठीक इधर वाला में देखोगे तो इसका नाम है किशनगंज, इसका नाम क्या जी, इसका नाम है किशनगंज। कौन सा जिला, किशनगंज जिला। ठीक है, चलिए तो बिहार के बताओ कि बिहार के कुल कितना ऐसा जिला हुआ जी जो नेपाल से सीमा साझा कर रहा है। तो एक हुआ पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया और सातवां किशनगंज। अर्थात बिहार का कुल 7 ऐसा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करता है। ठीक है बात, कौन कौन, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब 4 गो के नाम, 7 गो के नाम याद करना है आपको, तो कैसे याद करोगे जी, तो चंपारण तो याद है ही नहीं, और चंपारण को ही कर देना है 2 भागों में, एगो पश्चिम वाला चंपारण, एगो पूरब में चंपारण, पश्चिम में चंपारण, एगो पूरब में चंपारण। तो 2 गो याद हुआ कि नहीं, एगो पश्चिमी चंपारण, एगो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद 2 गो लड़की का नाम है, देखो एगो का नाम है सीता, एगो का नाम है मधु, एगो का नाम सीता, एगो का नाम मधु, एगो सीतामढ़ी, एगो मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, 4 गो नाम याद हुआ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी। उसके अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया और एक और कौन सा जिला, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इतना बात समझ में आया। चलो उसके बाद एक यहाँ जिला है जिसका नाम है पूर्णिया। कौन सा जिला, पूर्णिया। इधर एक जिला है जिसका नाम है कटिहार, कटिहार। ठीक है, तो मात्र 3 ही ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो बिहार का कितना जिला, तो बिहार का सिर्फ 3 ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। कौन कौन, तो एक किशनगंज, दूसरा एक किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार। तो एक पश्चिम बंगाल से बिहार के कुल कितना जिला सीमा साझा करेगा, 3 जिला। चलिए इतना बात क्लियर। हाँ जी, हाँ तुम लोग क्या छाप रहे हो, पीछे हो गया, तो समझ भी लो। एक बार ऐसे मुड़ी उठा के ऐसे देखना, फिर गाय भैंस के देखे हो, पहले खाता फिर इन्हें देखता भी है। ठीक है, तो तुम लोग लिखो भी, इन्हें देखो भी, तब ना समझ में आएगा मैप में कि गने दिखा रहे हैं। नहीं तो हम तुम लोग खाली चारा खिया रहे हैं कि नीचे खाली मुड़ी गाड़ के खा रहे हो। देखो इधर नहीं, तो वेस्ट बंगाल से 3 गो बिहार का जिला है जो सीमा साझा करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो कहो कि किशनगंज तो उधर नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा था, तो कोना पे है ना कॉर्नर, ऊपरे देखिएगा तो इन्हें नेपाल से, आईने वाला देखिएगा तो किससे, वेस्ट बंगाल से। नहीं, तो किशनगंज नेपाल से भी सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है। क्लियर बात। चलिए, तो 3 ही जिला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। चलिए कटिहार के बगल में आइएगा, इधर एक जिला है जिसका नाम है भागलपुर। नाम क्या है जी, भागलपुर। इसके ठीक बगल में जिला है जिसका नाम है
बांका। इसके बगल में एक और जिला है, नाम क्या है, मुंगेर। ठीक है, तो 4 जिला इधर से, जो 4 जिला ऐसा जो नीचे झारखंड से सीमा साझा कर रहा है। अब तक देख रहे हैं कि नहीं, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर। कटिहार, भागलपुर, बांका और मुंगेर। चलिए, इसके ठीक बगल में देखोगे तो एक जिला है जिसका नाम है नवादा। नाम क्या है जी, नवादा। और यहाँ था कोची, तो गया जी। यहाँ कौन सा जिला, गया जी। ठीक एकर बगल में जहाँ हमने रहते हैं, कौन जिला, औरंगाबाद। यहाँ ही जिला है अपना औरंगाबाद, समझें। और औरंगाबाद के ठीक बगल में देखिएगा तो यहाँ जिला है जिसका नाम है रोहतास। कौन जिला, रोहतास। तो बताओ, इधर तो 3 था, कटिहार से हम लोग शामिल करें तो कटिहार 1, भागलपुर 2, बांका 3, मुंगेर 4, नवादा 5, गया जी 6, औरंगाबाद 7 और रोहतास 8। यानी कि 8 गो ऐसा जिला है जो किससे, तो जो झारखंड से अपना सीमा साझा करता है। 8 जिला है जो किससे सीमा साझा कर रहा है, झारखंड से अपना सीमा साझा कर रहा है। ये समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर से इधर से देख लो, झारखंड से सीमा साझा करने वाला 4 को याद रखो, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर। कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर। कटिहार, भागलपुर, बांका और मुंगेर। और ठीक है, अगर बगल में तो याद है जी, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। हम लोग इधर रह रहे हैं औरंगाबाद में, नासरीगंज वाला पुल पार कर दिएगा तो चले जाइएगा कहाँ, रोहतास में। नहीं तो इधर नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है, और उधर 4 गो, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर। तो 8 गो हुआ कि नहीं। तो 8 ऐसा जिला है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। ठीक है, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है, चलिए 2 गो जिला तो इधर से दम आपको दिखाई दे ही रहा है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। दिखाई दे रहा है कि ना, दे रहा है। कौन कौन जिला, तो एगो पश्चिमी चंपारण जो इधर से नेपाल से लग रहा है, तो इधर झारखंड से सॉरी उत्तर प्रदेश से लगेगा। रोहतास जो नीचे इधर झारखंड से लग रहा है तो इधर यूपी से लगेगा। नहीं तो 2 गो जिला तो एकदम क्लियर हो गया हो कि जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। नहीं तो एगो रोहतास हो गया, बगल में ही एक जिला है जिसका नाम है कैमूर। कौन सा जिला, कैमूर। इसके ठीक बगल में बक्सर। कौन सा जिला, बक्सर। इसके ठीक बगल में भोजपुर। कौन सा जिला, भोजपुर। तो इधर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, जो 4 ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा कर रहा है। ठीक इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ एक और जिला मिलेगा, नाम है सारण। नाम क्या है, सारण। इसके ऊपर में देखिएगा एक और जिला है, नाम है सिवान। और इसके ऊपर में एक और जिला मिलेगा, नाम है गोपालगंज। नाम क्या है, गोपालगंज। और ऊपर में तो पश्चिम चंपारण है नहीं। तो इधर से जोड़ो, रोहतास 1, कैमूर 2, बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सिवान 6, गोपालगंज 7 और एक पश्चिम चंपारण जिला जो है गया कितना, 8। यानी कि बिहार के 8 ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना जी। फिर से एक बार देखो, नेपाल के साथ कितना जिला सीमा साझा कर रहा है, 7। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है बात। पश्चिम चंपारण, चंपारण जिसको याद है उसको याद रहेगा कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों अगले बगल है। एगो उत्तर में है, एगो पूरब में है, इसलिए नाम हो गया है, सॉरी एगो पश्चिम में एगो पूरब में है, इसलिए नाम हो गया पश्चिमी चंपारण। एक का नाम है पूर्वी चंपारण। चंपारण तो क्लियर। उसके ठीक बगल में 2 गो लड़की का नाम है सीतवा, मधुआ। ठीक है, तो सीतामढ़ी और मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी। उसके बाद 3 गो, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज। चलो, ये 7 गो ऐसा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा कर रहा है। 3 ही ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। कौन कौन है, एक है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और उसके अलावा 8 ऐसा जिला है जो झारखंड से सीमा साझा करता है, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर। 4 के क्रम में याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, है ना। कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर। इधर नवादा, गया जी, औरंगाबाद, रोहतास। नवादा, गया जी, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है, फिर से कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया जी, औरंगाबाद, रोहतास।
और इधर तो 2 गो याद ही हो गया जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन? एक रोहतास, जो रोहतास इधर झारखंड से सीमा साझा कर रहा है, वही रोहतास इधर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। जो पश्चिम चंपारण इधर नेपाल से सीमा साझा कर रहा है, वही पश्चिम चंपारण इधर किससे से? तो इधर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। बात क्लियर ना? चलो तो इधर से काउंट करो, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और इधर पश्चिम चंपारण। 3 इधर से 4 गो, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, और इधर से 3 गो, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, और सबसे ऊपर में पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलो बताइए जल्दी से कि बिहार के कुल कितने ऐसे जिला हैं जो अपने पड़ोसी राज्य के साथ अपने पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है? कै गो जिला है जी जो इस तीनों राज्य के साथ साथ पड़ोसी देश से भी सीमा साझा कर रहा है? कै गो? कै गो जिला जी? तुम बोलो जी। 22 जिला। हाँ जी, बताओ। बैल बुद्धि नहीं बनना है कि बैल ऐसे मुड़ी हिलाती है। हाँ तुम बोलो। ठीक है, कै गो जिला है? हाँ जी, अरे टोटल जोड़ेगा तो कितना होगा? 7 और 3 10 और 8 दूनी 16 और 10 26। कै गो जिला हो गया जी? हैं? तो टोटल 26 जिला ना। 26 गो में से 4 गो माइनस करेगा क्या है कि 4 गो रोहतास, एगो देख रहे हैं पश्चिम चंपारण, 2 बार लग गया कि नहीं? तो एक बार नेपाल से भी, एक बार उत्तर प्रदेश से भी। वैसे ही किशनगंज 2 बार लगा कि नहीं? एक बार नेपाल से, एक बार पश्चिम बंगाल से। वैसे ही कटिहार 2 बार लगा कि नहीं? एक बार पश्चिम बंगाल से, एक बार झारखंड से। वैसे ही रोहतास इधर एक बार झारखंड से, एक बार उत्तर प्रदेश से। लगा रहा है ना 2 बार। यही पश्चिम बंगाल इधर देखिए रहे नेपाल से, इधर फिर उत्तर प्रदेश से। नहीं, तो 4 ऐसे जिला हैं जिसको हम लोग 2 बार काउंट कर दिए हैं। नहीं तो हम लोग एक बार घटा देना होगा। तो 26 में से 4 गो जिलवा घटा दीजिएगा तो कै गो जिला? 22 जिला। तो लिख लेना है, नीचे लिख लेना है कि बिहार के 22 ऐसे जिला हैं जो अपने पड़ोसी देश नेपाल एवं राज्य से सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। ठीक है बात? चलो यहाँ तक देखिए जी, यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना? कितना जिला? 22 जिला। चलिए, बहुत सुंदर, आप लोग को समझ में आ रहा है। मिटा दिया जाए? बोलिए, मिटा दिया जाए? हाँ जी, सब लिख लिए ना आप लोग? चलो तो जल्दी से हम कॉपी सब लोग, आप लोग 1 मिनट के लिए बंद कीजिए। ठीक है, एकदम जल्दी से कॉपी क्या कर लेना है? बंद। और जल्दी से इधर देखिए और बताइए, फिर से बताओ जी कि बिहार के उत्तर में को क्या था? बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इतना तो बात क्लियर ना? चलो आप इधर से बताना है जल्दी जल्दी कि नेपाल के साथ लगने वाला जिला, बिहार का नेपाल के साथ लगने वाला जिला, तो एक था कौन? पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी। चलिए, 5वां सुपौल, देख के कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद अररिया, याद नहीं आ रहा है? उसके बाद बिल्कुल किशनगंज। बताइए 7 गो जिला हम लोग लिख लिए कि नहीं? ये 7 जिला किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? नेपाल के साथ। 3 गो जिला वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा था। नहीं, एक तो किशनगंज है, दूसरा कौन? दूसरा पूर्णिया,
और उसके बाद कटिहार, बहुत सुंदर। चलिए इसके बाद 8 गो जो जिला था वो झारखंड से सीमा साझा कर रहा था। तो एक तो कटिहार, उसके बाद दूसरा जिला भागलपुर, भागलपुर, उसके बाद बांका, उसके बाद मुंगेर, याद आया हो, उसके बाद नवादा, उसके बाद गया, उसके बाद अरे औरंगाबाद, उसके बाद यस रोहतास। इधर भी कै गो जिला हो गया, 8 गो, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया जी, औरंगाबाद, रोहतास। अब इधर कै गो था, तो 8 गो जिला नहीं, एक तो रोहतास हो ही गया है। रोहतास के बगल में कैमूर, रोहतास के बगल में कैमूर, उसके बगल में बक्सर, उसके बगल में भोजपुर, उसके बगल में सारण, उसके बगल में सिवान, उसके बगल में गोपालगंज। ठीक है, अब ऐसे ना, ऐसे ही ना हमारा बिहार है जी, ऐसी ना है कि इधर से ऐसे ऐसे गया था और इधर से आया था। मने बिहार के आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। नहीं, आकार कैसा है जी, तो आकार चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय है। ठीक है, आकार कैसा, चतुष्कोणीय। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर कि नहीं। अगर तुम लोग को लिखना रहेगा ऐसे तो लिख देगा बोर्ड पे आके, आकर लिख दीजिएगा ना। चलिए समझ में आया आज का क्लास। चलिए आज हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हम लोग आए दिन प्रतिदिन हम लोग बिहार के इतिहास, भूगोल, पॉलिटी वगैरह सब के बारे में जानेंगे। और कल से हम लोग बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार के ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले उस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बिहार के एक सामान्य परिचय के तौर पर जब पढ़ रहे थे। और इस बिहार के सामान्य परिचय में मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छा आया लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ठीक है, फिर आज इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, बाय।